Is the screen visible to everybody? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, everyone. Fourth unit we are seeing disorders and health problems of a child. Under that, today we will see vomiting, infancy, and under that, failure to thrive, diarrhea we had already seen. Today we'll see vomiting. What is vomiting? First of all, it's a forceful oral emptying of gastric contents. क्या होता है vomiting? Forcefully gastric contents खुद से बाहर आ रहे हैं. Mostly it is a commonly you will see in children, common problem in children. पहले क्या होती है, सबसे पहले थोड़ा ना वॉमिटिंग हो जाएगी. फर्स्ट इट इज नोजिया. नोजिया इज द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, देन वॉमिटिंग होती है. सो इट इज यूजुअली प्रिसीडेड बाय नोजिया एंड इज अकम्पनीड बाय फोर्सफुल गैगिंग एंड रेचिंग. फोर्सफुली एक्सट्रैक्शन ऑफ सारे मटेरियल्स फ्रॉम द particular child's or baby's body will be considered under vomiting. It should be considered from regurgitation of stomach contents. स्टमक में से सारे कंटेंट्स बाहर आ रहे हैं, रिगर्गिटेट हो रहे हैं, दैट विल बी अंडर वॉमिटिंग ओनली. रिगर्गिटेशन क्या है? इट्स एन एफर्टलेस एंड नॉट प्रिसीडेड बाय डायरिया. डायरिया की वजह से नहीं, नौसिया की वजह से नहीं हो रहा है. इट इज एन एफर्टलेस प्रोसेस. व्हाट इज व्हाट? रिगर्गिटेशन. रिगर्गिटेट हो रहे हैं, सामान बाहर निकल के बाहर आ रहे हैं खुद से ही. Next is talking about definition, which has been taken from Rimpel Sharma textbook of essentials of pediatric nursing. What is it? According to it, it is a forceful ejection of the gastric contents. आपके बुक में ये मेंशन है क्लियरली दैट फोर्सफुली जो भी इजेक्ट हो रहे हैं कंटेंट्स, गैस्ट्रिक कंटेंट्स बाहर जा रहे हैं, दैट विल बी considered under vomiting, or that is defined as vomiting. What it is defined as vomiting is defined as forcible ejection of the gastric contents. Talking about etiology, क्या causes हैं? There are many causes for vomiting. Basic some causes which are gastric irritation. First is gastric irritation. Gastric irritation means what? Irritation to the linings of the stomach. So ऐसी कोई कंडीशन जो विच इज इन्फ्लेमिंग दिस लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो गया स्टमक में, जिसकी वजह से क्या होगा? बेली में पेन होगा, इंडाइजेशन हो सकती है, नॉसिया हो सकते हैं, ब्लोटिंग, स्टमक ब्लोटिंग हो सकते हैं. दैट विल बी अंडर गैस्ट्रिक इरिटेशन. इरिटेट कर रहे हैं गैस्ट्रिक लाइनिंग्स को, दैट इज गैस्ट्रिक इरिटेशन. Next is toxic effect on vomiting center. Toxic effect means harmful effect over the vomiting center. So first tell me what is a vomiting center? कहाँ पे है? What part is known as vomiting center? Any idea anybody is having? अंजलि, you have any idea regarding this? vomiting center कहाँ पे है? कौन से part of the brain को हम बोलते हैं vomiting center? If you will not answer, or if you will not say yes or no, I will mark absent. So if I am asking Anjali, if you know, you say yes. If you don't, you please respond. Okay, then she'll be marked absent. Himanshu, you have any idea regarding which part of the brain is known as or is termed as vomiting center? नो मैम. नहीं पता? नो मैम इतनी जल्दी सर. सेकेंड हिमांशु, यू हैव एनी आइडिया? मैम मैं सेकंड ही, फर्स्ट ही नहीं बोल रहा. Okay. Anyhow, toxic effect on vomiting center, I said. Toxic effect on vomiting center means what? Vomiting center is medulla oblongata. Medulla oblongata को हम रेफर करते हैं एज अ वॉमिटिंग सेंटर. हमारे ब्रेन के सेंटर्स होते हैं. एक वॉमिटिंग सेंटर होती है और एक होती है अदर ट्रिगरी व्हाट यू कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन. तो दोनों सेंटर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा में होती है. तो जो वॉमिटिंग सेंटर होती है वो क्या कंट्रोल करती है? सेंटर इनिशिएट करती है और कंट्रोल करती है बाहर वॉमिट इजेक्ट आउट करने की कंटेंट को. ठीक है.
जिसकी अंदर व्हाट यू कॉल वॉमिटिंग सेंटर इनिशिएट करता है द एक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग द एक्ट ऑफ एमेसिस, कंट्रोल करवाता है वॉमिटिंग सेंटर। तो जब वॉमिटिंग सेंटर पे ही हार्मफुल इफेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली वॉमिटिंग हो ही जाएगा। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स वॉमिटिंग। रिफ्लेक्स मीन्स गैग रिफ्लेक्स आप बोलते हो, बेबीज में गैग रिफ्लेक्स होती है। तो गैग रिफ्लेक्स वॉमिटिंग के टाइम में क्या करता है, प्रिवेंट करता है लिक्विड कंटेंट स्टमक से जो बाहर आ रही है, जिससे कि वो बेबी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चली जाए और सफोकेट करे बेबी को। So that will be reflex vomiting. Then obstruction to the digestive tract. Obstruction कैसे हो सकता है digestive tract को? Any type of obstruction. Obstruction can be related to anything. It can be intestinal obstruction जिसकी वजह से digestive tract जो है hinder हो गई है। Next are metabolic disorders. Metabolic के लिए कोई metabolism में कोई defect है, that is why the baby is having nausea, vomiting, diarrhea, whatever. Next is emotional disturbances, other causes. Emotional disturbances is baby is not at all fine. Baby is not at all properly emotionally not well. Like if the when the babies or infants are not emotionally well, when they have been separated, when they have separation anxiety, when they have been separated from the mother, that time they are emotionally disturbed. They will be crying, they will be very lonely, they would feel very lonely, they will not be like maintaining properly, so they will be emotionally disturbed. So that is why they will be ending up with some or the other defect. So far we have seen what is vomiting, about that introductory part we had seen, then we had seen the definition, then etiology. Under that many causes are there. Some causes we will see that those are gastric irritation, toxic effect on the vomiting center. I told all about the vomiting center as well कि कौन सा area is termed as the vomiting center, which is medulla oblongata. Next is reflex vomiting, obstruction to the digestive tract, metabolic disorders, emotional disturbances. Next, there are types of vomiting. Basically, overall we have two types of vomiting. One is bile stain or bilious vomiting, or the other one is non-bile stain or non-bilious vomiting. You can say non-bile, you can say bile, you can say bile, non-bilious and bilious vomiting. The first is very important line which is written very first में, vomiting may or may not contain bile. हो सकता है बाइल और नहीं हो सकता है बाइल. So first is bile stain contents are seen. Bile stain मतलब जिसमें bile present है. Bile means क्या है? Bile क्या होती है? It's a fluid. Bile fluid होती है. That is made in our liver. Liver में बनती है और gall bladder में store होती है. So bile is that. So जिस भी वॉमिटिंग में बाइल यानी ग्रीनिश येलोइश आप देखोगे वैसे कलर की बाइल रहती है. अगर किसी में बाइल प्रेजेंट है so that is bile stain, और कोई वॉमिटिंग में अगर बाइल प्रेजेंट नहीं है वो होती है नॉन बिलस और नॉन बाइल स्टेन्ड. So bile stain contents किस किस में देखे जाते हैं? That is under three parts: distal duodenal obstruction, malrotation of the intestines, and intestinal obstruction. First we will see distal duodenal obstruction. First you all tell me the difference between distal and proximal. Distal और proximal में क्या difference होती है? आकाश, distal और proximal में क्या difference होती है? अभिनंदन, these people are present, that is why I am taking your names. तो आप प्लीज बोलिए, नहीं भी पता है तो एटलीस्ट से नो दैट यू डोंट नो. रवि, Ravi, you have any idea regarding it? You all can hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Answer no. Otherwise, how will I know that I am audible or I am not audible?
मैम यू आर ऑडिबल। हाँ, so then answer तो Ma'am, करो एटलीस्ट। Ma'am, proximal Ma'am, is near the midline and distal is far to the midline. हाँ, ये नेट से पढ़ के बताया। किसी भी चीज का कोई भी पार्ट का आपने बोन्स में भी पढ़ा होगा, डिस्टल एंड एंड प्रॉक्सिमल एंड। जो भी पास का एंड होता है वो प्रॉक्सिमल है। डिस्टल एंड मीन्स आपकी बॉडी से थोड़ा दूर है, तो वो दूसरा एंड कौन सा है? दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, विल बी टर्म्ड एज डिस्टल। तो यहाँ पे डिओडेनल, डिस्टल डिओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन का बात हो रहा है। तो डिओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? पूरा या फिर आधा। यहाँ पे डिस्टल है यानी कि आधा होगा। डिस्टल पार्ट ऑफ द डिओडेनल एरिया इज बीन ऑब्स्ट्रक्टेड। तो मतलब पहला पार्ट इंटेस्टाइन का, जो पहला पार्ट होता है डिओडेनम, वो इज बीन ऑब्स्ट्रक्टेड। अगर जहाँ इंटेस्टाइन है वहां का पहला ही पार्ट ही ऑब्स्ट्रक्टेड रह जाएगा तो व्हाट विल हैपन? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगी? फूड पार्टिकल्स है और फूड है, वो पास नहीं हो पाएगी ना, डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? बेबी को न्यूट्रिएंट्स जो मिलने हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएंगे। साइमल्टेनियसली डाइजेशन में भी इश्यूज आएंगे। जब खाएंगे नहीं, पहुंच नहीं रहा खाना, मिक्स नहीं हो रहा खाना, तो एक्सक्रीट आउट कैसे होगा? नहीं हो पाएगी। सो दैट इज डिस्टल डिओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, so that will be coming under bile stain. That is the first part, distal duodenal obstruction. अब you people इतने late join करेंगे तो फिर I have to accept every time. ऋषभ चौधरी from so long, what you were doing ऋषभ? इतने late में आया आप। Next is malrotation of the intestines. Malrotation of the intestine, malrotation की मतलब क्या होती है? जो भी रोटेशन विच इज अबनॉर्मल। अबनॉर्मल मतलब अबनॉर्मैलिटी है ये। माल रोटेशन क्या है ऑफ इंटेस्टाइन? इट इज एन अबनॉर्मैलिटी इन चिल्ड्रन। वो कब हो जाती है? अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अर्ली इन द प्रेगनेंसी में हो जाती है, जब इंटेस्टाइन कैसी होती? कॉइल में होती ना, ऐसे ट्यूबिंग एक के ऊपर ऐसे कॉइल्स में होती है ना। सो जब अबनॉर्मैलिटी ऐसी कब है? दिस हैपेंस इन द अर्ली ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब बेबी की इंटेस्टाइन कॉइल फॉर्म में नहीं होती इन दी एब्डोमेन। मालन्यूट्रिशन क्या है? मालरोटेशन है दैट इंटेस्टाइन ट्विस्टेड फॉर्म में रहती है। ट्विस्टेड में एक सीधा पाइप है, एक सीधे पाइप से पानी लेके जाना है, अगर इट इज ट्विस्टेड फॉर्म में तो पानी सीधा जाएगा नहीं। सो बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? ब्लॉकेज फॉर्म हो जाएगी। सो इट इज मालरोटेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसके वजह से वॉमिटिंग हो जाएंगे। अंडरस्टूड? इफ यू ऑल आर गेटिंग, प्लीज डू आंसर। हाँ, पता चल रही है। अगर रोटेशन पूरी नहीं होगी, जैसे माल रोटेशन हो गई, ट्विस्टिंग फॉर्म हो गई है, अगर वो पूरी नहीं होगी या फिर आधी अधूरी होंगे, तो वो टाइम में क्या होगी? जो इंटेस्टाइन जिधर फिक्स होना है उधर फिक्स ही नहीं हो पाएंगे उस पोजीशन में, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल माल रोटेशन हो जाएगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? एनी ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन। अभी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई कोई इंटेस्टाइन में, कोई ब्लॉकेज हो गई, दैट विल बी अगेन कॉज वॉमिटिंग। Understood? Any doubt in first type of vomiting, that is bile stained? Under that we had seen इसमें bile हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन bile में क्या है? bile में bile present है। That means उसमें 3 parts है: distal duodenal obstruction, malrotation of the intestine and intestinal obstruction. Coming on to the second, that is non-bile stained, which contains with non-projectile vomiting are seen. इसके अंदर कोई बाइल प्रेजेंट नहीं है। जिसके अंदर बाइल प्रेजेंट नहीं है वो कौन सी है? नॉन बाइल स्टेन्ड। अंडर दैट फर्स्ट इज इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शन की वजह से वॉमिटिंग हो गए हैं, जिसमें लेकिन बाइल प्रेजेंट नहीं आ रही है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड आईसीपी। आईसीपी इज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है? इन स्कल के अंदर की जब प्रेशर बढ़ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसमें वॉमिटिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट साइन। हेडेक है, वॉमिटिंग है, जिसकी वजह से
आपको हेडेक की वजह से वॉमिटिंग हो जा रहे हैं, देन चेंजेस इन द बिहेवियर भी रहेंगे ऐसे बेबीज को। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, प्रॉक्सिमल डिओडिनल अट्रेसिया। प्रॉक्सिमल डिओडिनल अट्रेसिया भी प्रेजेंट हो सकती है। जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल आई टोल्ड यू, सिमिलरली यहाँ पर भी नैरोइंग हो जाएगा डिओडिनल एरिया का। नैरोइंग होंगे तो सिमिलर इश्यूज जैसे आपने इधर देख लिए, डिस्टल पार्ट में डिओडिनल ऑब्स्ट्रक्शन थी, यहाँ पे प्रॉक्सिमल पार्ट में डिओडिनल अट्रेसिया। अट्रेसिया इज नथिंग बट द नैरोइंग ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट इज अबाउट फीडिंग प्रॉब्लम्स। फीडिंग प्रॉब्लम मीन्स बेबी को पुअर फीडिंग है, या फिर दिस इज द वेरी कॉमनेस्ट कॉज, बेबी को फीडिंग इश्यूज हो जाएंगे। फीडिंग इश्यूज सच एज इधर सक करने में इशू, swallow करने में इशू, फीडिंग इश्यूज, फीड करते टाइम में पुअर फीडिंग विल बी देयर, और एल्स डिफिकल्टी फीडिंग विल बी देयर। बिकॉज ऑफ ऑल दीज सम particular problems, because of feeding issues, the baby will be ending up with what? अब खा पी नहीं रहा है तो न्यूट्रिशनल डैमेज होगी बॉडी में, न्यूट्रिशन ही नहीं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी बेबी को, so that will be there. अब because of that infection or other disorders may also occur. Next is uremia. Uremia what? यूरेमिया क्या होता है? मैम ब्लड में यूरिया का बढ़ जाना। यू कैन से रेज लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड। और दूसरे भी कंपाउंड होते हैं जो वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स, वो भी प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिए वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका इन्वॉल्वमेंट है? यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाना, और अदर वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं यूरेमिया में, उसकी वजह से भी नॉन बाइल स्टेन वॉमिटिंग होती है। अंडर टाइप्स वी हैड सीन 2, बाइल एंड नॉन बाइल स्टेन, और बिलस और नॉन बिलस। फर्स्ट इज डिस्टिल, बाइल में डिस्टिल डिओडिनल ऑब्स्ट्रक्शन, नेक्स्ट इज माल रोटेशन, थर्ड इज malrotation of the intestine, then intestinal obstruction. Non-bile stain में 5 we will say we had seen infections, increased intracranial pressure, proximal duodenal atresia, feeding problems, uremia. Coming on to diagnostic evaluations, we have certain evaluations such as history collection. History collection में आप क्या पूछ लेंगे बेबी को और बेबी के मदर को? एनीबडी यू कैन आस्क। हिस्ट्री कलेक्शन में व्हाट यू विल आस्क इन वॉमिटिंग, हाउ मेनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी कितना था वॉमिटिंग करने के टाइम का, एंड इससे पहले कितनी बार हो गए वॉमिटिंग, और एल्स व्हाट एल्स यू कैन आस्क, कैसे टाइप की वॉमिटिंग थी, वेदर इट वाज, यू कैंट आस्क द मदर स्पेशली कि कैसे टाइप का था, यू कैन आस्क कैसी थी वॉमिटिंग, वेदर इट वाज बिलस थी, उसमें बाइल था, या आप कलर देख के पूछ सकते हैं। जैसे बाइल, अगर बाइल प्रेजेंट रहेंगे तो ग्रीनिश येलोइश कलर का, आप कलर पूछकर यू कैन मेक आउट कि बिलस वॉमिटिंग था या फिर नॉन बिलस था। बाइल स्टेन वॉमिटिंग है तो मतलब ग्रीनिश येलोइश है, नॉन बाइल मतलब नॉर्मल है, येलोइश होगी, और नॉर्मल वॉमिटिंग। और क्या क्या कंटेंट्स आया, दैट यू कैन आस्क, कैसे कंटेंट आ गया जब भी वॉमिटिंग हुआ, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट्स आर प्रेजेंट इन वॉमिटिंग। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करके आप चेक करते हैं एब्डोमेन को। एब्डोमेन कैसे चेक कर देंगे, व्हाट यू विल बी चेकिंग, कंडीशन, इन्फ्लेमेशन हो जा रही है ना, आई टोल्ड यू, इरिटेशन है तो स्टमक इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, तो बेली पेन होंगे, ब्लोटिंग हो सकते हैं, पेन विल बी देयर इन दैट एरिया, सो एग्जामिनेशन कर यू ऑल कैन चेक। देन एब्डोमिनल एक्सरे से पता चल सकते हैं कि फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन है कोई भी, तो जैसे वी हैड सीन वी आर डिस्टल डिओडिनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्रॉक्सिमल डिओडिनल अट्रेसिया, अगर ये सब ऑब्स्ट्रक्शन है तो इट कैन बी फिगर्ड आउट थ्रू एब्डोमिनल एक्सरे। देन अल्ट्रासोनोग्राफी से आप क्या पता करोगे, यूएसजी से क्या पता चल सकते हैं, पायलोरिक स्टेनोसिस। पायलोरिक स्टेनोसिस मतलब क्या है, स्टमक, और जब भी ऐसा कंडीशन हो जाता है पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिस होती है स्टमक में, तो पाइलोरिस स्टेनोसिस मींस एक ऐसा कंडीशन जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक द ओपनिंग बिटवीन विल बी प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ओपनिंग है वो थिक हो जाती है, जो भी ऐसा कंडीशन इन विच व्हाट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस,
ओपनिंग जो रहती है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच का, दैट विल थिक हो जाएगी, सो दैट इज पाइलोरिक स्टीनोसिस। किस मोस्टली यू विल सी पाइलोरिक स्टीनोसिस किस किस में होगा, जो भी 6 मंथ से छोटे बेबीज हैं वो लोग को यू विल बी फाइंडिंग दिस प्रॉब्लम, विच कैन बी सीन थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी। ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि पाइलोरिक स्टीनोसिस है या नहीं है। अब इसमें क्या होगी, दोनों चीज है, दैट ऐसा कंडीशन जो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच की जो ओपनिंग है उसको थिक कर दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, अब जो मसल्स है वहां की पाइलोरिक मसल्स है वो क्या करेंगे, खाने को ही वो कर देंगे ना, ब्लॉक इंटेस्टाइन तक जा ही नहीं पाएंगे खाना। सो दैट विल बी अगेन अ कॉज ऑफ वॉमिटिंग। खाना मुंह से ले रहे हैं, अंदर ही नहीं जा रहा, तो नेचुरली डिगर्गेटेड होके बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज इंग्वाइनल हर्निया। आई टोल्ड यू ऑल इंग्वाइनल रीजन कहाँ पे होती है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोइन रीजन और ग्रोइन हर्निया, जिसमें कोई भी टिश्यूज होती है ना इंग्वाइनल हर्निया में, कोई ऐसा कंडीशन जिसमें जो सॉफ्ट, स्पेशली द सॉफ्ट टिश्यूज होती क्या है, वो बल्ज आउट करते हैं ऐसे एरिया से जहाँ से वीक मसल्स हैं, वीक इधर यू कैन से एब्डोमिनल मसल्स, सो थ्रू अ वीक पॉइंट इनटू दी एब्डोमिनल मसल्स, ऐसे जो सॉफ्ट टिश्यू पार्ट होते हैं ना इंटेस्टाइन के, वो बल्ज आउट होते हैं। हर्निया मीन्स और प्रोट्रूजन हो जाता है। प्रोट्रूड मतलब क्या होता है, बल्ज आउट, निकल के बाहर आ जाएंगे। तो इंग्वाइनल हर्निया कैन ऑल्सो बी सीन, जिसके वजह से भी वॉमिटिंग हो जा रहे हैं बेबीज में। टिल यर एनी डाउट एनीबडी इज हैविंग टिल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन? मैम मुझे एक चीज पूछना है। हाँ, हु इज इट, नेम बता दो आप अपनी, फिर पूछ लो। अभिनंदन मैम। हाँ, यस अभिनंदन। मैम आपने जो फर्स्ट टाइप पढ़ा है उसमें माल रोटेशन बताया आपने, राइट? 1 सेकेंड, हाँ, सेकेंड पॉइंट, बाइल माल स्टेन रोटेशन। malnutrition ऑफ द इंटेस्टाइन। तो मैम ये हमें कब पता चलता है कि बेबी को ऐसा कुछ इशू है? After the birth of the baby, like see, whensoever, जब आप हॉस्पिटल कब जाते हैं अभिनंदन, जब you are having any issues over here also, when the baby will be vomiting, वो टाइम में हमें पता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम व्हाट आई टोल्ड यू, माल रिटेशन ऑफ द यूट्रस कब पता चल रही है आपको, जब भी प्री प्रेगनेंसी के टाइम में आपको पता चल रही है ना कि इंटेस्टाइन में एक ऐसा अबनॉर्मैलिटी है जो प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में होती है, जब भी बेबीज की इंटेस्टाइन बनने के लिए होती है ना, बट कॉइल नहीं बनती एब्डोमेन में। और एल्स अगर प्रॉपर कॉइल मतलब क्या है, कभी भी पाइप को रोटेट करके रखा है आपने, एक सर्किल, सो लाइक दैट कॉइल बनना होता है। तो वो इंटेस्टाइन का कॉइल जो बना है वो ट्विस्टेड है, गोल गोल कॉइल नहीं बन गई है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ट्विस्टेड, एक के ऊपर एक, या फिर ट्विस्टेड है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ जा रही है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होगी और जिसकी वजह से नहीं होगा। अब आपकी क्वेश्चन ये है कि कब पता चलती है, पता जब भी चलती है बर्थ के बाद पे, और एल्स इन केस आपने अल्ट्रासोनोग्राफी कर दिया है उस टाइम में, तब आपको पता चल सकती है कि कुछ इश्यूज है बेबी को। मोस्टली इट इज बीन फाउंड व्हेन द बेबी इज बीन बॉर्न होने के बाद जब वॉमिटिंग हो रही है तब हम टेस्ट करते हैं, तब वी गेट टू नो दैट सम this thing is there, some issue is there, some malnutrition is there. Understood? Any doubt Abhinandan? मैम ये तो फिर ऐसे बच्चे सरवाइव करते हैं? हाँ बिल्कुल, देर आर सर्जरीज और देर आर प्रोसीजर्स जिसकी वजह से दिस ब्लॉकेज कैन बी रेक्टिफाइड एंड दे विल डेफिनेटली सर्वाइव। तो इसका ट्रीटमेंट भी फिर अवेलेबल होगा मैम, राइट? हाँ है ना। ओके मैम, थैंक यू। Okay, abhi we will see about treatment and everything in the further slides. Atelia, everybody is clear? Good effort, at least Abhinandan is listening, rest everybody is dreaming. सुन रहे हैं, बस कान लगाकर हेडफोन लगाया है और सुन रहे हैं। Talking about the management में सबसे पहले as he asked, पहले cause of the vomiting should be found पहले तो, और फिर ट्रीटमेंट देना है। ऐसे कुछ भी ट्रीटमेंट you should not give. First of all you have to find out the cause कि why vomiting हो रही है, and plus what is the type of vomiting. It is
बिलस वॉमिटिंग, बाइल स्टेन्ड वॉमिटिंग है या नॉन बाइल स्टेन्ड वॉमिटिंग है. आफ्टर दैट एंटीएमेटिक मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड. एंटीएमेटिक अभी हम आगे पढ़ लेंगे. एंटीएमेटिक ड्रग कौन सी है? आई गेस आई हैव नॉट रिटन anyhow. Ondansetron or Emset which you call, दोनों में से कुछ भी. in babies also we don't give, but if we give, that is a quantity in that. Next is fluid and electrolyte balance should be maintained. कैसे maintain करेंगे आप? intake output monitor करके कितनी बार vomiting हुआ है और कितनी बार उसने खाया है. that both you have to maintain. in case of obstruction of digestive tract, now see, अगर कोई भी obstruction है, which can be any type of obstruction, it is which we had seen distal duodenal obstruction, intestinal obstruction, or that proximal duodenal atresia, or else again malnutrition of intestine. ऐसे टाइप में कोई सी भी obstruction अगर है तो चाइल्ड को कुछ भी माउथ से नहीं देते हैं because they are being asked to go for surgery. So in case of any obstruction or intestinal obstruction, surgery may be required, जिसकी वजह से नील पर माउथ और नील पर ओरल रखते हैं. This is the general management. Then supportive and non pharmacological treatment में आप क्या देंगे? सबसे पहले rehydration. You can clearly read it is rehydration, it is not dehydration. Rehydration means जितना भी लॉस हो गई है बेबी को अभी वॉमिटिंग कर 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 वो अब उसको हमें दोबारा से रिहाइड्रेट करना है बेबी की बॉडी. तो आप रिहाइड्रेट कैसे करोगे? आईवी फ्लूइड लगाकर. IV fluids you will be giving, electrolytes you will be prescribing. Electrolyte ले लेना है. Electrolytes में दे yesterday only we have seen क्या क्या पिलाते हैं? ORS. वेरी गुड. ORS देना है. देन ट्रांसफ्यूजन करना है. क्या ट्रांसफ्यूज करेंगे यहाँ पे? what I am talking about if I say transfusion, यहाँ क्या ट्रांसफ्यूज करेंगे? नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट. हाँ, और फ्लूइड और क्या ट्रांसफ्यूज करेंगे? एनीथिंग एल्स वी कैन ट्रांसफ्यूज? आईवी फ्लूइड तो हमने पहले ही लगा दिया. हम पेरेंटल नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट भी ट्रांसफ्यूज करेंगे. हाँ, that you are saying correct, but that all comes under IV fluid. IV fluid में आते हैं ना रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन. हेलो, यस मैम. यस मैम. हाँ, IV फ्लूइड्स में आता है ना. यस मैम. हाँ, देन इलेक्ट्रोलाइट्स में आई हैव टोल्ड यू ऑल ORS देना है. कल भी पढ़ा था हमने. तो ट्रांसफ्यूजन किसका करते हैं? बोलो तो भाई. ORT. हाँ, अरे that is also the same. It is oral rehydration therapy और oral rehydration solution. ORS ORT same है. Transfusion means blood transfusion. ठीक है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब कर देंगे? जैसे कोई कंडीशन वी हैड सीन लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशंस, ऐसा कोई कंडीशन जिसमें से ब्लड से वॉमिट से ब्लड आ रही है और जिसकी वजह में बेबी को टमी में और यू कैन से बेली में पेन हो रही है और यू व्हाट यू कॉल बर्निंग हो रही है. मे बी बिकॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस, मे बी बिकॉज ऑफ अल्सर या स्टमक अल्सर या कोई भी जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जा रही है. अगर इन सर्टेन केसेस ऐसा कुछ हो रहा है तब वी विल बी ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड. जब भी हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होगी तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं. ठीक है. और एल्स किसी भी लाइक इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैड सीन कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं. सो हियर आल्सो ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे? जब भी उसको सर्जरी कराना हो तो पहले से वी विल टेक द थिंग्स दैट इतना pint of blood is to be transfused to the particular kid. तो इतना इंतजाम करके आप रख दो.
Next is, first in two parts we had seen supportive and non-pharmacological treatment, rehydration and malnutrition. Rehydration में we had seen three, which is IV fluids, electrolytes and transfusion. Malnutrition में अगर NG feeding है, अगर malnourished baby है and the baby is not able to feed because of उसका कोई obstruction है, तो NG feeding उसको कर सकते हैं. This is nasogastric feeding. उसको कर सकते हैं. छोटा है अगर तो ओरोगैस्ट्रिक, और इफ इट इज पॉसिबल देन ओरोगैस्ट्रिक, अदरवाइज नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग हम कर देंगे. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन. अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वॉमिटिंग को? नॉर्मली इन चिल्ड्रन हम अपने में वी कैन प्रिवेंट, ओके, बट इन चिल्ड्रन हाउ कैन वी प्रिवेंट? फर्स्ट एंड द utmost is lifestyle changes in certain children, स्पेशली जो न्यू बॉर्न होते हैं, दे आर लाइक, उनको वॉमिटिंग डायरिया क्यों हो जा रहे हैं? बिकॉज व्हाट? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट. दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. व्हाई? बिकॉज द मदर्स वूम जो है, मीन्स इंटेस्टाइन, उसका मदर के एब्डोमेन का, यूट्रस की टेम्परेचर, इंट्रा यूट्राइन टेम्परेचर जो थी बेबी की, दैट इज डिफरेंट as compared to the outside environment, isn't it? So because of that adjustment issues है, and plus मदर्स मिल्क फीड हो रहा है, वो टाइम में भी वॉमिटिंग डायरिया कभी कभी हो रहे हैं. समटाइम्स बेबीज को मदर फीड ही अच्छा है बॉडी के लिए, एंड दे आर digesting it properly. Apart from that, cow's milk, or else if some mother is unable to breastfeed और उन्हें breast milk production proper नहीं हो जा रहा है, वो टाइम में they are taking artificial feeds, वो टाइम में also they are having vomiting और diarrheal issues. तो उसको भी comes under lifestyle changes. अगर पहले breast feed कर रहे हैं, एकदम से दूसरा feed में आएंगे और weaning start होंगे 6 months से बेबी के, वो टाइम में some lifestyle, these are all, they will be coming under lifestyle changes only, तो उसकी वजह से होगा. और else अगर हम ब्रेस्ट फीड कराना नहीं रहे, कोई मदर्स दे आर वेरी कॉन्शियस, ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगे, हम तो आर्टिफिशियली फीड दे देंगे. और एल्स हम खाना बना रहे हैं वो टाइम में, और एल्स उनको कुछ भी खिला रहे हैं, इट इज नॉट मेंटेन विथ हाइजीन, दैट केस ऑल्सो बेबी में हैव वॉमिटिंग. तो उसे भी हम प्रिवेंट करना, चेंज करना है, जो भी मॉडिफिकेशंस लाएंगे लाइफ में और अपने डे टू डे रूटीन में, दैट विल बी अंडर दिस. नेक्स्ट इज प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस. प्रोफाइलैक्टिड और प्रोफाइलैक्सिस का मीनिंग क्या होती है? प्रोफाइलैक्टिड मीन्स प्रिवेंशन इन अ वे, ऐसी कुछ चीज जो कि प्रिवेंट कर सके. तो प्रिवेंटेबल मेडिकेशंस कौन से हैं? फर्स्ट इज प्रोप्रानोल. तो प्रोप्रानोल कौन है? विच ड्रग इट इज? व्हाई इट इज बीन गिवन? बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं ये. यू हैव हर्ड दिस टर्म? यस मैम. हाँ, गुड. यस मैम. बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं. तो बीटा ब्लॉकर्स की क्या काम होती है? बीपी वगैरह में जो इशू होता है, हाई ब्लड प्रेशर. वेरी गुड. हाई ब्लड प्रेशर में आप देते हैं बीटा ब्लॉकर्स. बेबीज को क्यों दे रहे हैं हम? समटाइम्स इन एडवर्स केसेस क्यों दे देते हैं? बेबीज में और चिल्ड्रन में हम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ये एंटी एंजाइटी भी है. सम चिल्ड्रन आर जो प्री स्कूल और स्कूल एज के होते हैं, उनको क्या हो रहा है? एंजाइटी हो रही है, बहुत हेडेक हो रही है, वॉमिटिंग हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ एंशियसनेस. कभी एग्जाम देने से पहले एंशियसनेस होती है, सबको होती है. इन दैट केस कभी कभी इसको दे देते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट और इन ऑर्डर टू रिड्यूस एन एंजाइटी इन सम बेबीज. नेक्स्ट इज phenobarbital और phenobarbital, जो भी आप पढ़ेंगे. Why it is been given? ये भी एंटी एंजाइटी में आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सीजर्स के करेक्शन के लिए देते हैं. यू कैन सी एंटी सीजर ड्रग में आता है इसका नाम सबसे पहले, बट इसको भी हम एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए भी गिव. या फिर हम क्यों देंगे इसको बेबीज में? बेबीज में either of the two we can give. Either will give propranolol or else phenobarbital, कोई भी एक दे सकते हैं in order to relieve the stress, anxiety, and especially not सब बच्चों को नहीं देना है. It can be preschoolers or school age group और उससे भी बड़े. Talking about the nursing process, first of all I had written only 2. बाकी के आपको लिखने हैं असाइनमेंट. I will tell you all. So first is
full vomiting we had seen the topic. Under that, anything you all want to say? First is deficient volume, fluid volume related to volume loss due to vomiting, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो deficient fluid volume related to, और else आप ऐसे भी लिख सकते हो सॉरी fluid volume deficit related to loss of active fluid. Either ways आप या तो ऐसे लिख दो deficient fluid volume related to volume loss due to vomiting, इतना वन हो गया. Then you can write either ways also fluid volume deficit related to loss of active fluid. इसमें आप क्या गोल होगी आपकी कि आपको रिजॉल्व करना है जितनी भी एक्सेसिव फ्लूइड आपकी बॉडी से लॉस हो गई है बेबी के, उसको आपको रिजॉल्व करना है, वापस से लाना है. उसके लिए व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्लूइड बॉडी से लॉस हो गई है तो व्हाट यू विल डू, पहले तो कुछ भी चीज के लिए आपको देखना है वाइटल्स मॉनिटरिंग. तो व्हाट यू विल बी राइटिंग टू असेस द वाइटल्स. देन दूसरा क्या करेंगे आप, और प्लीज डोंट राइट लाइक दिस टू असेस द वाइटल्स, असेस्ड वाइटल्स. यू हैव टू राइट टू असेस द वाइटल साइंस ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड. और आप इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन में क्या लिख देंगे, वाइटल्स मॉनिटर्ड, एंड जो भी आए थे वो लिखना है आपको, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, जो भी आपने मॉनिटर किया है दैट यू हैव टू राइट कि इतना है, और उसके हिसाब से आपको फीवर है, पेन है, या जो भी है वो आप बताएंगे. नेक्स्ट विल बी आप और क्या कर सकते हैं इसमें, पहले तो डेफिशिएंट है वॉल्यूम तो आपने वाइटल्स चेक कर लिया कि फीवर तो नहीं है उसको, और रेस्पिरेटरी रेट हाई भी नहीं है. तो नेक्स्ट यू कैन इवन मॉनिटर डिहाइड्रेशन का साइन, क्योंकि वॉल्यूम लॉस हुई है बॉडी से तो डिहाइड्रेटेड तो रहेगा ही, तो कितना डिहाइड्रेटेड है या नहीं है. देन और क्या कर सकते हैं आप वॉल्यूम डेफिशिएट में, यू कैन आईओ मेंटेन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इनटेक आउटपुट चार्टिंग करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, तो कितना है वो आपको इम्प्लीमेंटेशन में यू हैव टू राइट. और फ्लूइड लॉस हो रही है बॉडी से तो और व्हाट यू कैन से, यू कैन से एंड यू कैन एनकरेज द फैमिली मेंबर स्पेशली द मदर. आप क्या करेंगे, उसको मदर से बोलेंगे कि पानी पिलाओ, इधर वार्म वाटर और कटोरी स्पून से. इफ अ बेबी इज स्मॉल तो उसको आपको बोलना है, आपको encourage करना है कि ड्रिंक, पानी पिलवाओ, टू ड्रिंक मोर वाटर. अंडरस्टूड, दिस ऑल यू कैन डू इन सब फर्स्ट वन में. नेक्स्ट इज इम्बैलेंस न्यूट्रिशन less than the body requirements related to inability to absorb nutrients secondary to inability to ingest the food. और else आप ऐसे भी लिख सकते हो like imbalanced nutrition less than the body requirements, इतना भी लिख सकते हैं आप. but if you are extending you have to write fully imbalanced nutrition less than the body requirement related to inability to absorb nutrients secondary to inability to ingest food. सेकेंडरी टू का यहाँ पे क्या मीनिंग है, आप न्यूट्रिएंट्स तक भी लिख सकते हैं. मतलब पहले तो है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट, जितना बॉडी को चाहिए उससे कम न्यूट्रिशन ले रही है वो ऑलरेडी, और जिसके वजह से इनएबिलिटी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से कम खा रहे हैं, इम्बैलेंस ही है, न्यूट्रिशन खाई इतना है ही नहीं, तो जिसकी वजह में ज़्यादा अब्सॉर्ब ही नहीं हो पा रही है. उसके बाद से क्या होगी, इनएबिलिटी टू इंजेस्ट फूड, इसीलिए सेकेंडरी लिखा है. पहले क्या हो रहा है, इनएबिलिटी टू अब्सॉर्ब द फूड, सेकेंडरी टू इनएबिलिटी टू इंजेस्ट द फूड. तो इसकी क्या इंटरवेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या मीट करवाना है गोल, कि न्यूट्रिएंट्स मिले उसको, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो आप क्या इंटरवेंशन डाल सकते हो. वेरी फर्स्ट पॉइंट शुड बी असेसमेंट. तो आपको असेस करना है उसकी वाई इनएडिक्वेसी इज देयर और उसकी डाइट क्या है, यू हैव टू असेस. असेस करने के बाद पे आपकी दूसरी मेजर क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंटली वेट आपको मॉनिटर करनी है, कितनी है कितनी नहीं है. देन उसके बाद में यू कैन सी कि थोड़ा दे के देखो आप, गिव लिटिल बट मोर ऑफन, थोड़ा दो लेकिन फ्रीक्वेंटली दे दो. लाइक यू कैन से अ बोल ऑफ सूप, एक बार दे दिया, थोड़ा ही दो, जितना पी लिया उतना इट्स वेल एंड गुड, नहीं दिया तो फ्रीक्वेंटली आप दे दो. ठीक, देन यू कैन आस्क देम टू मेंटेन हाइजीन, एकदम साफ से रहेंगे तो खाने का भी मन करेगा. और एल्स यू कैन ऑफर देम फूड, और जो भी उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग है दैट यू कैन टेक. देन
आपको पेरेंट्स से पता भी करना है दैट व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द चाइल्ड, सो जिसकी वजह से उनको लाइक्स एंड लाइक्स पता करने से आप जो लाइक्स है उनके अगर वो देंगे तो हो सकती है उनकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स चेंज हो जाए और उनकी हैबिट्स चेंज हो जाए जिसकी वजह से उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। अंडरस्टूड? एनी डाउट एनीबडी इज हैविंग अप टिल हियर? लाइक दिस 2 बनाए हैं, आई हैव मेड ओनली 2, you all are supposed to make 2-3 more, तो आप बना लेना। देन कंक्लूडिंग द टॉपिक, वॉमिटिंग आपको एक और टर्म भी बोल सकते हैं आप, एमएसएस, लाइक आई टोल्ड इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड, एमएसएस भी है और विच इज एन इनवॉलेंट्री मोशन, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है ना, इंड्यूस वॉमिटिंग नहीं हो रहा है ना, दिस इज अ वॉमिटिंग विच इज ऑन इट्स ओन, इनवॉलेंट्री है, फोर्सफुल एक्सपल्शन, धीरे धीरे नहीं आ रही ना, एकदम से निकल के आ जा रहे हैं, इधर थ्रू द माउथ। इन बच्चों में कभी कभी नोज से भी निकल जाता है, माउस की जगह में, माउथ से निकलते निकलते नोज से भी आ जा रहे हैं। Then assignment is formulate more diagnosis apart from the ones discussed on vomiting. ये दो को छोड़ देना आप, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कोई भी मिल जाएंगे। फ्लूइड वॉल्यूम, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन छोड़ दो, बाकी आप पेन पे लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ बेली जो उनके पेन हो रही है, बेली पेन में आप लिख सकते हैं। यू कैन इवन राइट ऑन डिस्कम्फर्ट हो रही है बेबीज को, यू कैन राइट ऑन पेरेंटल नॉलेज, नो पेरेंटल नॉलेज रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन, यू कैन राइट बेस्ड ऑन द साइन एंड सिम्टम्स, आप और चूज करके यू कैन राइट, बट प्लीज डोंट राइट अमंग दिस 2, ये दो छोड़कर कोई भी लिख दो। फॉर्मुलेट मोर डायग्नोसिस apart from the ones discussed on vomiting. Any doubt anybody is having, you all can please ask. Today's topic Ma'am? was vomiting. हाँ अभिनंदन। यस मैम। हाँ मैम आपने बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए कि अगर वॉमिटिंग के थ्रू ब्लड अगर ज्यादा एक्सेसिव हो गया तो somebody is having, ऐसे कोई बच्चा जिसको अल्सर हो गई है, ऐसा कोई बच्चा जिसको ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसा कोई बेबी जिसको अट्रेसिया है जिसकी वजह से अंदर जीआई ब्लीडिंग हो गई है, ब्लीडिंग हो गई तो नेचुरली बेबी की बॉडी से ब्लड लॉस हो गई है ना, इन दैट केसेस यू कैन मैम। तो ट्रांसफ्यूज। उस केस में हम मैम 1 मिनट हाँ बोलो। मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर हम फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे या फिर कैसे चेक करने के बाद करेंगे? हिस्ट्री क्यों लेना है भाई, हिस्ट्री से हमें पता चल जाएगी ना यहाँ पे कि कौन सी टाइप की वॉमिटिंग। सबसे पहले तो हिस्ट्री में हम ये पूछेंगे ना टाइप कैसी थी, बाइल था उसमें या बाइल नहीं था, और बाइल था तो कैसा था, दैट इज व्हाट आई सेड कि आपको बस उनसे पूछना है कि किस टाइप का है, लेटर ऑन यू हैव टू फॉर्मुलेट कि किस टाइप की होगी। अगर देखो उनको बाइल आ रही है, अगर दे विल से कि ग्रीनिश येलोइश कलर की है तो आप समझ जाओगे बाइल की है, वो बोलेंगे कोई कलर नहीं उसमें तो खून भी निकल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वी विल थिंक कि मे बी अट्रेसिया की वजह से हो रहा है, और एल्स वी विल थिंक मे बी अल्सरेशन हो गई है, अंदर इन्फेक्शन है उसकी वजह से और कोई अल्सरेशन इश्यूज हो गए हैं। सो अगेन वी विल गो फॉर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें हम एक्सरे करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अब्डोमिनल एक्सरे से एज आई टोल्ड यू, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन अगर है कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई हो जिसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, और एल्स अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाएगा कुछ चीज हर्निएटेड है या अल्सरेशन है या पाइलोरिक स्टेनोसिस है, दैट यू कैन फाइंड आउट थ्रू अल्ट्रासाउंड। जब पता चल जाएंगे दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर सपोज टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज ऑन योर लेवल, कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक देकर अगर हो रहा है तो नहीं हुआ, उससे आपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस भी चेक कर दिए, स्टिल नॉट पॉसिबल, फिर आपने सोचा कि चलो सपोर्टिव एंड अदर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे। यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देख लिया, नहीं समझा, देन यू कैन गिव अदर सपोर्टिव एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसमें ड्रग्स का कोई यूज नहीं है, खाने ओरल ड्रग्स का कोई यूज नहीं है, वहां पे आप आईवी फ्लूइड पहले चलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी देख लेंगे। ट्रांसफ्यूजन इज अ रेयरर केस क्योंकि रिहाइड्रेशन आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिहाइड्रेशन में आप ट्रांसफ्यूज करके देख रहे हैं कि भाई उससे भी अगर कोई ब्लड लॉस हो गई है, वॉमिटिंग करते टाइम ब्लड आ गई है, या फिर अल्सरेशन है तो एक्सक्रीट आउट करते टाइम में आ रही है, या मोस्टली वॉमिटिंग करते टाइम में अगर आ रही है, in that case you are transfusing. First it depends on the way you are taking. First of all आपको पता करना है कि कौन से टाइप की वॉमिटिंग है, later on you will be
टॉकिंग अबाउट द डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की हिस्ट्री से पता चली या फिर किधर से पता चली? एनी कंफ्यूजन नाउ अभिनंदन? नो मैम, थैंक यू। Any doubt anyone can please ask. Okay then, thank you.